हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज कल क्लास नहीं हो पाई, मगर आज आपकी वैसे ही एज इट इज क्लास शुरू हो गई है। जैसे कि रोजाना होती है, कभी नहीं हो पाती तो भाई काम चला लिया करो, मैनेज कर लिया करो। पुराना जो रहता है वो सभी चीज़ों को रिवाइज कर लिया करो। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, जो कि डेली ऑलमोस्ट डेली रात 8 बजे आपकी क्लास रहती है वाईफाई स्टडीज 2.0 पर। चलिए एक बार फटाफट से सभी लोग आ जाइए, थोड़ी सी बात भी करनी है आप लोगों से। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा टाइम खराब करना है। मुझे जो कभी भी लगता है ना, कुछ ये पर्सनल इशू रहता है, मुझे लगता है कि यार बात करनी चाहिए उसके बारे में, तो मैं जरूर उस बारे में बात करना पसंद करता हूँ। देखिए, मुझे ना मतलब मैंने बहुत पॉलिटी पढ़ ली, शायद हो सकता है मैंने कम पढ़ी हो, शायद मुझे नहीं आती हो, शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही आ गई हो, या फिर शायद हो सकता है कि नहीं पता हो इतना। मगर मैंने एक बेसिक चीज़ पढ़ी है, मतलब दो जो चीज़ें हैं वो बेसिक तौर पर पढ़ी हैं। एक पढ़ा है मैंने भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 21A, जो बताता है राइट टू एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के अधिकार के बारे में। 86वां संविधान संशोधन किया गया था सन 2002 में, इतना मुझे पता है। ठीक। इसके अलावा सर एक आर्टिकल और है, आर्टिकल नंबर 23 और 24 मिलेगा। 23 आपको मिल जाएगा कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संबंध में, और 24 आपको मिल जाएगा, वैसे दोनों आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात हो रही है। वहां पर वो कहता है कि भाई जबरन मजदूरों से काम नहीं करवाया जा सकता, और जिनकी आयु रहेगी 14 वर्ष से कम, उनसे भारी कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता। और एक सवाल ना मेरे जहन में हमेशा आता है, मैं हमेशा एक सवाल के बारे में सोचता हूँ। वो सवाल कुछ इस प्रकार से है, वो सवाल मुझे बहुत मतलब कहीं ना कहीं अंदर से झंझोड़ कर रख देता है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ। वो सवाल ये है कि भाई जो 2 साल का बच्चा है यार, इस ठंड में, जबरदस्त ठंड हो रही है, आप सभी लोग जानते हो, दिल्ली की सर्दी के ऊपर तो गाना भी है। इतनी जबरदस्त ठंड में यार वो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 6 साल का, 10 साल का, वो जो बच्चा भीख मांग रहा है यार, उसके कोई मौलिक अधिकार नहीं है क्या? उसके कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है? उसके लिए कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? उसके लिए कोई डीपीएसपीज नहीं है क्या यार? मतलब मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे बस बाकी सब समझ आता है, मुझे मतलब मैंने इतनी पॉलिटी पढ़ ली है शायद कि बाकी मुझे सब समझ आता है, बस मुझे ये 3 चीजें समझ नहीं आती कि आर्टिकल नंबर 21 से भी चैलेंज होता है अगर देखा जाए तो 6 साल से, अगर उस बच्चे की उम्र ज्यादा है, 6 साल से ज्यादा आयु का बच्चा है, तो भाई उसके लिए शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे का शिक्षा का अधिकार है। इसके अलावा आप बोल रहे हो भाई काम नहीं करवा सकते, वो जो हैवी इंडस्ट्रीज शब्द लिख लिया है, उसका मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि उसका केवल हैवी इंडस्ट्रीज का अर्थ यहाँ पर ये है कि भाई अपने कंधे पे आप कोई 1000 किलो का वजन लेकर नहीं घूमोगे। यार वो 2 साल का बच्चा या 2.5 साल का बच्चा अपने कंधे पर झोला लेकर भीख मांग रहा है, वो जस्टिफाई है क्या? बस ये मुझे कभी समझ नहीं आया, और चाहूंगा इस सवाल का जवाब शायद अगर आप दे पाए तो जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए। और कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ, मतलब इन सब ख्यालों के बारे में बहुत समय से सोच रहा हूँ, खुद भी जीवन में शायद उलझा हो रहा हूँ, मगर हाँ इस बार शायद कंफर्म करूंगा। एक देते हैं यार, एलएलबी का भी एंट्रेंस दे देते हैं एक। इस बार थोड़ा ऐसा विचार कर रहा हूँ यार, बन जाते हैं एडवोकेट भी, थोड़ा सा इस बार यही विचार कर रहा हूँ। तो चल रही है पढ़ाई तो चल ही रही है, साथ साथ एक और दे देते हैं। तो इस बार कोशिश करूंगा एक एंट्रेंस और दूं एलएलबी का, फिर उसके द्वारा ही पता चल पाएगा कि भाई ये क्या है, क्योंकि अभी तक मुझे समझ नहीं आया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, इस बात को यही स्टॉप करके अभी इस पे ढंग से बातचीत करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं 8 बजे क्लास आपकी रहती है, जनरल स्टडीज के बारे में हम बात करेंगे, साथ साथ जीके के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जीएस जीके दोनों के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक बैच है सफलता बैच, ये लॉन्च हो रहा है 22 दिसंबर 2021 को, जरूर एनरोल कीजिए। अगर आप चाहते हैं एक जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करना तो जरूर एनरोल कीजिए। आपने देख लिया होगा कि एसएससी का जो कैलेंडर है वो भी जारी कर दिया गया है, कब अप्रैल के मंथ में एग्जाम है सीजीएल का। फॉर्म भरे जाएंगे 23 दिसंबर 2021 से लेकर जनवरी के महीने तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि आइकॉनिक फीचर है, एक रहेगा इसमें आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी, और एक रहेगा रेज योर हैंड। आप देख सकते हैं ये फीचर है आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी का। इसमें इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ के साथ ये रहेगा टेस्ट, टेस्ट सीरीज है। स्टार्टिंग की ऊपर वाली देखेंगे ना, तो ऊपर वाली सारी फ्री है, नीचे वाली जो 2 है वो प्लस कैटेगरी की हैं। तो अगर आप चाहते हैं अच्छा सा टेस्ट देना तो डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन को। साथ के साथ ये रहेगा रेज योर हैंड, इस फीचर का भी यूज कीजिए। एप्लीकेशन पे मिल जाएगा आपको ये फीचर भी। ठीक। इसके साथ साथ ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट। इस बार जो कॉम्बैट है वो इंग्लिश का है, 40 सवालों के जवाब 40 मिनट में देने हैं। 19 दिसंबर 2021 को ये कॉम्बैट करवाया जाएगा। इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कोड क्या रहेगा? वो कोड रहेगा CM10। वो कोड क्या रहेगा? वो कोड रहेगा CM10। इसके साथ साथ ये कुछ कोर्सेज रहेंगे, 24 महीने का कोर्स रहेगा, 7800 रुपए उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे।
और 325 रुपये भी आपको उसके लिए चुकाने पड़ेंगे अगर आप पर मंथ के हिसाब से सोच रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये ना चुकाना पड़े तो आप यूज कीजिए मेरा कोड CM10। ठीक, इसके अलावा 12 महीने के लिए अगर आप चाहते हैं तो 6500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं पे करना चाहते तो यूज कीजिए मेरा कोड CM10। 542 भी पे नहीं करना चाहते हैं उसमें भी डिस्काउंट मिल जाए तो यूज कीजिए मेरा कोड CM10। ठीक, चलिए ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट। दयालाल जी, ओम प्रकाश पाल जी, नवीन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। एक बार क्लास को फटाफट शेयर करो यार, कहाँ पर हो? जल्दी से शेयर कर दिया करो भाई, खुद ही कर दिया करो शेयर। बोलने की जरूरत मेरे ख्याल से तो नहीं पड़नी चाहिए कि आप लोगों को क्लास शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पैक्योंग एयरपोर्ट इज अ ग्रीनफील्ड RCS एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट? ये जो पैक्योंग हवाई अड्डा है किस राज्य में स्थित एक ग्रीन फील्ड RCS हवाई अड्डा है? सीधा सा बेसिक सा सवाल मानिए आप कि ये जो पैक्योंग हवाई अड्डा है वो भारत में कहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे सवाल इसके संदर्भ में बन जाएंगे, जैसे कि कुछ सवालों को डील करते हैं साथ के साथ। एयरपोर्ट की वो बात कर रहा है, GMR के बारे में मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बताएंगे GMR कंपनी के बारे में भी किसी दिन। एयरपोर्ट के बारे में वो बात कर रहा है। देखिए एक सवाल ये बन सकता है एयरपोर्ट से संबंधित कि भारत में कुल मिलाकर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे किस राज्य में मौजूद हैं? तो अभी आप जवाब दे सकते हैं सीधे तौर पर, वैसे केरल भी दे सकते हैं, मगर अब आप ऐसी परिस्थिति में जवाब दे सकते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार नहीं हुआ है, मगर फिर भी आप काउंट कर सकते हो 5 एयरपोर्ट कहां पर रहेंगे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कुशीनगर एयरपोर्ट का हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेशन कर आए हैं। एक सवाल तो ये बन सकता है। एक सवाल ये बन सकता है भारत में कुल मिलाकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं कितने? तो आप जवाब दोगे अप्रोक्सीमेट 30 हैं। कितने हैं? अप्रोक्सीमेट 30 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भारत में मौजूद हैं। एक सवाल सर यहीं पर ये बन सकता है कि भाई एयरपोर्ट के संदर्भ में अगर सवाल बने तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि सबसे पहली जो इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ी थी वो कहां से उड़ी थी? तो आप जवाब दोगे सर एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। 1974-75 के आसपास सबसे पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भारत की जो थी वो यहीं से उड़ी थी। सबसे पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भारत की जो थी वो कहां से उड़ी थी? यहाँ से उड़ी थी। किस चीज की थी वो? तो वो कोरियर वोरियर लेके जाने वाली कंपनी होती है ना, उससे संबंधित थी। तो ये सवाल भी याद रहेगा, ये सवाल भी याद रहेगा, ये सवाल भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा। अब चलते हैं इस सवाल की तरफ। ऑप्शन है अंडमान निकोबार आइलैंड, सिक्किम, लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सर? सवाल का सही जवाब रहेगा सिक्किम। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? करंट CM चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, मौजूदा मुख्यमंत्री कौन है सिक्किम के? एक सवाल और बनता है सर सिक्किम के संदर्भ में, वो कौन सा संविधान संशोधन था, वो कौन सा अमेंडमेंट था, वो कौन सा संविधान संशोधन था, वो कौन सा संविधान संशोधन था, वो कौन सा अमेंडमेंट था जिस अमेंडमेंट के माध्यम से सिक्किम को पहले तो सह राज्य बनाया गया सर, फिर पूर्ण राज्य बनाया गया? इस सवाल का जवाब देने की भी जल्दी से कोशिश कीजिए। देखिए आपको याद होगा कल तारीख क्या थी? कल तारीख थी 16 दिसंबर और ईयर कौन सा था? 16 दिसंबर 2021। और यही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लगभग 1 लाख सिपाहियों को सरेंडर करवा दिया गया था बांग्लादेश के हॉर्स कोर्स में। जो रेसिंग वाला मैदान होता है ना, हॉर्स की रेसिंग वाला मैदान होता है, तो वहां लगभग बांग्लादेश के 1 लाख सिपाहियों को सरेंडर करवा दिया गया था। भारतीय सेना का ये मतलब मान सकते हो आप, ये बहुत बड़ा ही एक अचीवमेंट है जो उन्होंने करके दिखाया था कि भाई 1 लाख सिपाहियों को जिनके पास बंदूकें थी, जिनके पास हथियार थे, हथियारों को सरेंडर करवा दिया गया। तो बहुत बड़ी एक जीत आप मान सकते हो। क्लियर? अब उसी को मनाते हुए हम विजय दिवस मनाते हैं और इस बार जो मनाया गया वो 50वां विजय दिवस था 16 दिसंबर 2021 को। ये सवाल भी आप याद रखिएगा। साथ के साथ इस सवाल को अगर और अच्छे से हम जोड़ना चाहें तो देखिए बांग्लादेश को आजाद करवा दिया था इंदिरा गांधी ने और सिक्किम के ऊपर भी राजा राज कर रहा था। उसने साइन कर रखा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो साइन कर रखा था जिसके चलते हुए भारत अपनी सेना की मदद भी प्रोवाइड करा देगा, टेलीकम्युनिकेशन की प्रोवाइड करवाएगा, मगर वहां पे राजा ही राज कर रहा था। अब जब बांग्लादेश को आजादी मिली ना तो वहां के लोगों में भी कहीं ना कहीं सुदबुदाहट उठ गई कि भाई हमें भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनना है, हम भी आजादी चाहते हैं। अब ये बात राजा तक पहुंची, राजा खुद गया इंदिरा गांधी के पास, हाथ जोड़े और बोला मैडम मिला दीजिए,
इसको भी विलय करवा लीजिए भारत के अंदर, पूर्णतः आप करवा लीजिए। ठीक है, ये कहानी है, सही कहानी है, झूठी कहानी नहीं है जी। मैंने बोला अप्रोक्सीमेट 1 लाख, तो अप्रोक्सीमेट 1 लाख का अर्थ आप समझ सकते हैं क्या है मेरा कहने का अर्थ। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट डाटा नहीं मिल पाएगा इस तरीके से, कोई 97,000 बोलेगा, 98,600 तो मैंने पढ़ रखा है, इसीलिए एक रफ आइडिया लेके चलते हैं वहां पे हम। ठीक, तो ये वाला चीज भी याद रखना। सिक्किम का संविधान संशोधन बता दीजिए मुझे। आप सभी लोग जानते हैं जब सिक्किम को जोड़ा गया था तो भारत के संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल नंबर 2A, और बहुत कम बच्चे ये जानते होंगे कि यहीं पर एक वो क्या बोलते अनुसूची भी जोड़ी गई थी, जिसे हम शेड्यूल बोलते हैं। 10th शेड्यूल भी जोड़ा गया था सर यहीं पर, 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था यहीं पर, 10th शेड्यूल को भी जोड़ा गया था, मगर इस 10th शेड्यूल को क्वैश कर दिया गया था और इस आर्टिकल नंबर 2A को भी क्वैश कर दिया गया था जब सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया 1975 में। ठीक है, उसके बाद 10वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी जाएगी 52nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सन 1985 में। कौन जुड़वाएगा? राजीव गांधी। मगर पीछे की पृष्ठभूमि क्या है उम्मीद करूंगा वो भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं सुशील कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत में कहां पर मौजूद है? स्टेडियम का नाम ग्रीन पार्क है। ये स्टेडियम भारत में कहां पर मौजूद है? ऑप्शन है कानपुर, पणजी, पुणे या फिर चेन्नई। चेन्नई आप देख रहे हैं तमिलनाडु में मिलेगा आपको, पुणे महाराष्ट्र में मिल जाएगा, पणजी गोवा में मिल जाएगा, और कानपुर आपको मिल जाएगा आपके अपने उत्तर प्रदेश में। चलिए जी, 73वां संविधान संशोधन कैसे हो सकता है? वो ये बात हो रही है 1974-75 की, जब 1985 में जाकर 52वां संविधान संशोधन हुआ था, तो आप 73वां संविधान संशोधन पहले कैसे करा सकते हो? शिवांगी सहाय जी, यूज मोर सेंसेस। एक बार रिपीट कीजिए, ठीक है, दोबारा बता देता हूं। देखिए, मैंने बोला सिक्किम को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन को मैंने बताया नहीं कि कौन सा है, ऑप्शन चाहिए तो ले लीजिए। 34, 35, 36, 37 किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? दोनों ही आंसर इसमें मौजूद है। मैंने बोला सिक्किम को जब जोड़ा गया ना, तो भारत के संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, जिस आर्टिकल का नाम था आर्टिकल नंबर 2A, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक अनुसूची जोड़ी गई थी, जिस अनुसूची का नाम था अनुसूची 10, और इन दोनों को ही क्वैश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया जब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, ये कहानी आपको समझाई है, उम्मीद करूंगा अब समझ आ गई होगी। अब ये ग्रीन पार्क स्टेडियम बता दीजिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत में कहां पर मौजूद है? मैच वैच भी हुआ है भाई कुछ समय पहले, यहाँ बड़ा न्यूज में रहा है ये भी, कुछ समय पहले यहाँ मैच वैच भी हुआ है। क्या रहेगा सही सवाल का सही जवाब जल्दी से? 35, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब कानपुर है। ठीक, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत में कहां पर मौजूद है? कानपुर में मौजूद है। पणजी आप जानते हैं गोवा में, पुणे मैंने बता दिया महाराष्ट्र, और चेन्नई आप जान रहे हैं तमिलनाडु, जहां पर बारिश का रिकॉर्ड टूट गया कुछ समय पहले। स्टैलिन एम.के. स्टैलिन वहां आपको बैठे हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द टर्म पेपर इज यूज्ड इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स? सर ये काली मिर्च उसको कन्वर्ट करने में आ गया है। ठीक है, काली मिर्च ये नहीं है कि तुम काली मिर्च हाथ में लेकर घूम रहे हो और बोल रहे हो हम स्पोर्ट्स खेलने आए हैं, आज रग्बी का मैच होगा यहाँ पे, काली मिर्च वाला वो नहीं है। टर्म है पेपर इज यूज्ड इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स। काली मिर्च उसको कन्वर्ट कर रहा है तो काली मिर्च दिखा रहा है। शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? निशानेबाजी, मुक्केबाजी, वॉलीबॉल या फिर घुड़सवारी। चलिए भाई, घुड़सवारी खेलते हुए आप सभी लोगों को याद होगा क्या हुआ था। घुड़सवारी करते हुए मोहम्मद गौरी का एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो घोड़सवारी मतलब वो पोलो का खेल खेल रहे थे और भाई साहब गिरने की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। और एक और ऐसा बादशाह, मतलब वो तो सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी उसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मगर एक ऐसा बादशाह आपको मिलेगा इतिहास के पन्नों में जिसका नाम हुमायूं था। कहते हैं हुमायूं बिल्कुल आनंद में होके एक अपने एक महल में, और वो महल पता है किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। वो महल बनवाया था शेरशाह सूरी ने, अब जितना मुझे याद है, या तो पूरा महल बनवाया था या फिर ऊपर की जो एक इमारत थी ना, उस इमारत को बनवाया था शेरशाह सूरी ने, और उसमें कुछ और था, उसको तुड़वा कर उसकी जगह लाइब्रेरी बनवाएगा कौन? हुमायूं बनवाएगा। और उसी लाइब्रेरी में अब बैठा होगा, उसको नवाज, मतलब जो नमाज पढ़ी जाती है ना, तो नमाज की आवाज आएगी, और वो पक्का मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, पक्का धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, उठेगा
उठेगा, नवाज करने के लिए उठेगा, और जैसे ही वो झुकने की कोशिश करेगा ना, तो सीढ़ियों के पास झुकने की कोशिश करेगा, और जैसे झुकने की कोशिश करेगा पैर बेंड करेगा और पीछे की तरफ गिरेगा सीढ़ियों पे। ठीक है, और सीढ़ियों से गिरने के बाद ही कहते तो है कि ऑलमोस्ट पूरा सर वर सब कुछ खुल गया था। उसके स्थान पर उसकी ही कद काठी के व्यक्ति को बादशाह बनाकर बिठाया गया था। शायद आपने इतिहास में कभी ये नहीं पढ़ा होगा, ऐसे थोड़ी ऐलान कर देंगे कि मर गया भाई साहब हुमायूं। अब आप सोचिए, इतने सालों बाद, 15 सालों बाद दोबारा मुगलों ने जीत हासिल करी है, बैठे हैं गद्दी पर, और एकदम से ऐलान कर दें कि भाई साहब हुमायूं तो नहीं रहे। उसके स्थान पर उसी की कद काठी के व्यक्ति को बादशाह बनाकर बिठाया पर्दे के अंदर, ताकि जितनी भी जनता है वो देख ले कि सब ठीक है। तो ये खुफिया खबर है जो आज आपको प्राप्त हुई है। क्लियर। और शायद आपने कभी ये भी नहीं सुना होगा अपने जीवन काल में कि वो नमाज पढ़ने के लिए उठा और उठकर जैसे ही बैठने लगा वैसे ही सीढ़ियों की तरफ गिरा। आपने कभी नहीं सुना होगा सर, क्योंकि ये मुश्किल इतिहास है, ये आपको कम ही लोग पढ़ाते हुए नजर आएंगे इतनी आसानी से। ठीक। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब वॉलीबॉल है। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। ये जो पेपर टर्म है किस स्पोर्ट्स में यूज की जाएगी? तो ये यूज की जाएगी अपना वॉलीबॉल में। और एक चीज और याद रखना, श्रीलंका एक कंट्री है जिस कंट्री की जो कैपिटल रहेगी कोलंबो भी रहेगी और जयवर्धने भी रहेगी। उसी कंट्री का जो नेशनल स्पोर्ट्स है उसको हम किस रूप में जानते हैं? वॉलीबॉल के रूप में जानते हैं। सीजीएल में डांस तक पूछ गया था कि डांस फॉर्म कौन से है श्रीलंका में। क्लियर। सवाल का सही जवाब वॉलीबॉल है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द इचारी डैम लोकेटेड? ये जो इचारी डैम है, इचारी बांध है, ये भारत के किस राज्य में मौजूद है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तराखंड। फटाफट जवाब दीजिए। मुक्केबाजी पता है विद्यार्थी कैसे कह रहा? अच्छा, इसने वो मूवी देखी है जिगर वाली, वो अजय देवगन वाली मूवी देखी है विद्यार्थी ने। कह रहा वो आंखों में लगता है वो मुक्का मारते समय आंखों में कुछ डाल देता था। कह रहा काली मिर्च लेके घूम रहे होंगे वो जेल में, इसलिए गेम ऐसी डिफिकल्ट हो जाती है। मूवी देखने का ये होता है दुरुपयोग। ठीक है जी, ध्यान रखना भाई, ऐसे मत रैंडमली लगा देना कि काली मिर्च। अच्छा, विद्यार्थी ऐसे कंक्लूड कर रहा शूटिंग में काली मिर्च की जरूरत पड़ेगी नहीं, कह रहा बॉक्सिंग में ही पड़ सकती है काली मिर्च। अरे मैं बोल रहा हूँ कन्वर्ट करने में काली मिर्च ले रहा है, पेपर, वो पेपर टर्म है, उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो काली मिर्च ले रहा है। हिंदी में भी पेपर ही लिखा हुआ आएगा। ठीक। चलिए भाई, ये जो डैम है ये भारत में कहां पर मौजूद है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। टॉन्स नदी के किनारे। बहुत बढ़िया, टॉन्स नदी आपको उत्तराखंड में मिलेगी, तो आपने ठीक जवाब दिया है। सवाल का सही जवाब उत्तराखंड है, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। उत्तराखंड के संदर्भ में भी किसी दिन अच्छे से वार्तालाप करेंगे कि भाई साहब कैसे ये भी एक ऐसी जमीन हुआ करती थी जिसपे जीत पाना थोड़ा सा मुश्किल था, और एक हुआ करता था राजा जिसने बोला जाइए फतह करके आइए। ठीक है, वो मिलेगा कोई ऐसा भी आपको बादशाह? दिल्ली सल्तनत में मिलना चाहिए ऐसा भी बादशाह। कौन मिलेगा? सबसे पढ़ा लिखा बताना जरा एक बार, दिल्ली सल्तनत में कौन था जिसने उत्तराखंड की विजय फिर लास्ट में करने की सोची थी? अगला सवाल, द बोगीबिल ब्रिज इज इन विच स्टेट? ये बोगीबिल ब्रिज भी बहुत न्यूज में था। जब ये बनना शुरू हुआ था तो बहुत कम बजट रखा गया था, मगर मेरे ख्याल से जब बनकर तैयार हुआ तो 5500 करोड़ से भी ज्यादा के बजट में ये बनकर तैयार हुआ था। 4.92 किलोमीटर के आसपास मेरे ख्याल से इसकी लंबाई आपको नजर आएगी। किस नदी पर बना हुआ है ये बोगीबिल ब्रिज? एक बार ये और बता देना मुझे, ताकि मैं समझ आ जाए, तुम्हें पूरा क्वेश्चन याद आ गया। बोगीबिल ब्रिज किस रिवर पर बांधा गया था ये बता दीजिए। मोदी जी इनॉग्रेट करने गए थे, मेरे ख्याल से आपको ये याद होगा। 4.94 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई आपको मिल जाएगी। मेरे ख्याल से 57,500 करोड़ के आसपास इसमें लगा था, मतलब 50 करोड़, 500 नहीं, 50 करोड़, मतलब 5750 करोड़ के आसपास इसमें खर्चा आया था बनाने में। वेस्ट बंगाल, असम, दिल्ली या फिर गोवा? क्या है सवाल का सही जवाब? चलिए, हाँ सर पता है, ट्रांसलेशन का ही खेल है। बहुत बढ़िया, क्योंकि आपने वो पढ़ी है ना नाउन की डेफिनेशन, कि भाई साहब नाम नहीं बदलता, चाहे हिंदी हो इंग्लिश, नाम सेम रहता है। चलिए जी, किस नदी पर मौजूद है? मेरे ख्याल से आपने पढ़ रखा होगा। द बोगीबिल ब्रिज इज अ कंबाइंड रोड एंड रेल ब्रिज ओवर द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर आपको ये नजर आएगा। सवाल का सही जवाब क्या है सर? सवाल का सही जवाब असम है। और ब्रह्मपुत्रा भारत की एक ऐसी नदी है जिसे मस्कुलर नदी के रूप में भी जाना जाता है। मस्कुलर मतलब मैन वाले तरीके से उसको कहीं ना कहीं जज किया जा रहा है। अगर गंगा की बात करें, सरस्वती की बात करें, ये नदियां आपको फेमिनिज्म की तरफ दिखाई देंगी। ठीक है, 2008 में मेरे ख्याल से हाईकोर्ट ने डिसीजन देते हुए गंगा नदी को नेशनल रिवर भी घोषित किया था, शायद आपने ये पढ़ रखा होगा। सवाल का सही जवाब असम है। बोगीबिल ब्रिज किस नदी पर आपको मिलेगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस रूप में देखी जाती है? मस्कुलर रिवर के रूप में देखी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी नदी है जो भारत में प्रवेश करते समय घोड़े की नाल की आकृति बनाती है, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बन जाते हैं एग्जाम में सवाल। इसके अलावा असम के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक असम के ना, चलिए असम में आप अभी राष्ट्रीय पार्क पे खेलिए केवल, वो काजीरंगा नेशनल पार्क की जो
स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई थी, उसको याद रखिए कि किस नेशनल पार्क के लिए बनाई गई है, वन हॉर्न राइनो के लिए बनाई गई है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑरेंज नेशनल पार्क याद रखिए, इनसे अभी काम चल जाएगा। मुझे लग रहा है वाला पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मगर समझाऊंगा उसको भी आपको। हवाना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री है, जो हवाना है वो किस देश की राजधानी है। भाई साहब ये बहुत सारी आपको कहानियां मिलेंगी ऐसी पढ़ने के लिए, जब आप पढ़ेंगे ना इतिहास ढंग से। हुमायूं मिलेगा, हुमायूं के भाई मिलेंगे, बाबर मरने से पहले बोलकर जाएगा भाइयों में बराबर बांट देना, वो कहानी आपको मिलेगी कि हुमायूं गया जीतने के लिए, ठीक है, काबुल की तरफ जा रहा था और उसके भाई को पता चल गया, उसके भाई ने अपने ही छोटे भाई को भेजा, मेरे ख्याल से कमरान को, पता नहीं जास्कर नाम के भाई को उसने भेजा, और वहां उसे अकबर दिखेगा क्योंकि हुमायूं भाग चुका था अमीरा बेगम को लेकर, अकबर को वहीं छोड़ गया था, ठीक है, अकबर को छोड़ गया था अपने रिश्तेदारों के पास, और वहां अकबर देखा देखा मतलब धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ आएगा और वहां आके गोदी में उसको फिर उठा लिया जाएगा। बच्चे से किसको प्यार नहीं होता। तो अकबर और हुमायूं एक बार दोबारा पढ़ाना चाहूंगा, एक बार तुम्हें कोशिश करूंगा, वैसे मैंने पढ़ा रखा है, अकबर भी पढ़ा रखा है, हुमायूं पढ़ा रखा है, बाबर भी पढ़ा रखा है मैंने, औरंगजेब भी मैंने पढ़ा रखा है सर, आपको जहांगीर पढ़ा रखा है मैंने, पूरा पढ़ा रखा है, ठीक, थ्योरी पढ़ा रखी है, आप सर्च करना मेरे नाम से मिल जाएगी। हवाना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, हवाना किस देश की राजधानी है। बेसिक सवाल है, बेसिक बेसिक एकदम बेसिक। इस स्पॉट की भी बहुत जबरदस्त कहानी आपको मिल जाएगी, क्यूबा की भी। सवाल का सही जवाब क्यूबा है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बेसिक सवाल है वैसे तो, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे बोला जाएगा, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे बोला जाएगा, और शुगर बाउल इंडिया में किसे बोला जाएगा। दो सवाल आपके लिए, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे बोला जाएगा, शुगर बाउल इंडिया में किसे बोला जाएगा। इन दो सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। हवाना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, क्यूबा की राजधानी है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, पूरे चांसेस बन सकते हैं, सिंपल है क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकल इज एन इंडियन फोक डांस बिलोंगिंग टू विच स्टेट, ये जो नकल है ना, किस राज्य से संबंधित एक भारतीय लोक नृत्य है। उत्तराखंड, असम, कर्नाटका या हरियाणा। एक चीज नोटिस करना, केवल राज्य राज्य पे ही खेल रहा है, केवल राज्य राज्य पे। इंडिया ही पूछेगा, मैक्सिमम चांसेस इंडिया ही पूछने के हैं, एक आधा सवाल पूछता है, मैक्सिमम ज्यादातर रहता है तो बाहर का। सर ये सब किस बुक में लिखा है, मैं भेज दूंगा फोटो आपको, डोंट वरी, मगर पहले आपका अपना तो कंप्लीट कर लीजिए। आप बोल रहे हैं शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसने बोलेंगे, क्यूबा को। मेरे ख्याल से आपने शायद कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा, 2017 के आसपास या 2018 के आसपास ये ताज ब्राजील को मिल गया था, तो ये वाला पॉइंट याद रखना। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड वाला जो ताज था वो ब्राजील को मिल गया था। इसके साथ साथ भारत का जो उत्तर प्रदेश रहेगा वो आपने बता ही दिया है, भारत का जो है वो उत्तर प्रदेश रहेगा। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, आपने पढ़ रखा होगा वो मसालों का राज्य, ठीक है ना, गार्डन ऑफ स्पाइसेस, गार्डन ऑफ स्पाइसेस कौन है भारत में, ये आप मुझे यही बता दीजिए, भारत में सबसे ज्यादा मसालों की पैदावार कौन करता है, स्पाइसेस की पैदावार कौन करता है, इसका जवाब आप दे दीजिए। गार्डन ऑफ स्पाइसेस तो आप मेरे ख्याल से वही टिक करके आएंगे पेपर में तो ठीक रहेगा, मगर भारत में इस समय सबसे ज्यादा मसालों की पैदावार कौन करता है, एक बार ये बता दीजिए, इससे कई सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यश डी 2018 आपको पढ़ना पड़ेगा, 2018 अपडेट कर दिया गया है, बहुत समय हो गया अपडेट करे हुए, आज तो 4 साल हो गए उस चीज को। नकल किस राज्य से संबंधित रहेगा, नकल वो तुम्हारी वाली नकल नहीं है कुंजी वाली, दूसरी नकल है। सवाल का सही जवाब वो है जिसका निर्माण किया गया था 1 नवंबर 1966 को, शाह कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की सिफारिश पर 33.33% हिस्से में एक राज्य बना, और एक राज्य बना 67.66, ठीक है, मेरे ख्याल से वो आपको याद ही होंगी, इसकी जो परसेंटेज में आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब हरियाणा है, हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी आपको मिल जाएगी, चंडीगढ़, चंडीगढ़ स्वयं भी अपनी आपको राजधानी मिल जाएगी, चंडीगढ़ खुद की भी राजधानी है, ये भी याद रखना, ठीक। सवाल का सही जवाब हरियाणा है, हरियाणा में बैठे मनोहर लाल खट्टर, डेप्यूटी सीएम बनकर बैठे हैं दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला 2019 के आम चुनावों से पहले, आम चुनावों का अर्थ है जनरल इलेक्शन, 2019 के आम चुनावों से पहले, जनरल इलेक्शन से पहले भारत में लोकसभा में चुने हुए सबसे कम उम्र के सांसद थे। दुष्यंत चौटाला केवल 26 वर्ष और कुछ दिन की आयु में ही चुन लिए गए थे लोकसभा के सदस्य, मगर वो रिकॉर्ड 2019 में चंद्राणी मुर्मू के द्वारा तोड़ा गया, जो केवल 25 साल की थी जब सांसद चुनकर आई, और कहां से, उड़ीसा से। ये सभी फैक्ट्स क्लियर हो गए, सभी पॉइंट समझ हो गए। हरियाणा के संदर्भ में और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, मगर हाँ धीरे धीरे करके अगर आप ज्ञान का भंडार इकट्ठा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। अगला सवाल, गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में कहां पर मौजूद है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर असम। चलिए, गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में कहां, सर केरल में सबसे ज्यादा मसाले नहीं है, अब आंध्र प्रदेश बीट कर चुका है उसे,
ठीक है, आंध्र प्रदेश बीट कर चुका है केरल को मसालों की पैदावार में, और आंध्र प्रदेश फ्रूटों की पैदावार में भी बीट कर चुका है। ठीक है, जैसे फ्रूट बकेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, या फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया, ऐसा एक सवाल भी बनता है, तो आंध्र प्रदेश रहेगा। और विस्तार से पढ़ना, आप मेरी बात पे भरोसा नहीं करना चाहते मत कीजिए, मैं तो बोल भी नहीं रहा भाई कीजिए, आप और विस्तार से पढ़ लेना कि अभी मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य कर रहा है, तो आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, खुद समझ आ जाएगा। 4-5 सवालों के सही जवाब। मगर एग्जामिनर पुराने साइंस पे ही खेलेगा, अगर वो गार्डन ऑफ स्पीसीज पूछेगा तो। ठीक है, वो पुराने साइंस पे खेलेगा, केरल पे खेलेगा। मगर ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई सबसे ज्यादा उत्पादन कर कौन रहा है इस समय, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको जगमोहन रेड्डी बैठे हुए नजर आएंगे। गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ नजर आएगी, फटाफट। गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संदर्भ में अगर सवाल पूछ लिया जाए तो क्या जवाब देंगे आपको, जहां पे अकबर ने सबसे पहले समुद्र देखा था, जहां पर अकबर ने सबसे पहले पुर्तगालियों को देखा था, ये वही जगह आपको मिलेगी जिस पर पुर्तगाली भी कब्जा करना चाहते थे, मगर पुर्तगाली कब्जा नहीं कर पाए। मगर अकबर के डर से उस राजा ने, जो राजा बैठा हुआ था गुजरात में, उसने क्या किया, उसने एक द्वीप आपको नजर आएगा, कौन सा, दमन और दीव, तो दीव वाला जो द्वीप था वो दे दिया पुर्तगालियों को, और पुर्तगालियों ने वहां पे ऐसा बवंडर मचाया, इतनी हत्याएं करी कि उस हत्याओं का डर कहीं ना कहीं गुजरात में फैल जाए। जैसे अगर आपको अपना एक बार बताइए भाई, अगर जैसे हम किसी की भी बात करें, किसी भी कैरेक्टर की, किसी भी पर्सन की बात करें, सर आप, जैसे मैं मान के चलूं, जैसे हम बात कर रहे हैं जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य में, भारत की बात कर लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर साहब की। तो सर ऐसा थोड़ी है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब हर गली में बैठकर एक एक लेख लिख रहे थे, या अमेरिका भी लिखा है एक लेख, इंडिया में लिख रही है 20 लेख, उस गली में 4 लेख, उस गली में 3 लेख, ऐसा तो नहीं किया। सर एक जगह पर बैठ के उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि पूरी दुनिया में नाम हो गया। उसी प्रकार से यही टारगेट था पुर्तगालियों का, कि केवल दीव में ही ऐसा काम कर देंगे कि भाई साहब आसपास के हर जो जितना एरिया है गुजरात का पूरा काब जाए हमारी शक्ति से। ठीक है, बहुत नाश किया था उन्होंने भी, बहुत नाश किया था। सवाल का सही जवाब गुजरात है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर आपको मिलेगी। इसके साथ साथ गुजरात में आपको दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी नजर आएगा, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसके साथ साथ गुजरात में ही आपको इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी नजर आएगा, जो भारत में एक ही है। सर स्टॉक एक्सचेंज नहीं बोल रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज तो पहले 22 थे, फिर 19 हुए, फिर 17 दिखाता है, कई बार 14 दिखा देता है, एक्यूरेट डाटा नहीं देता इसका। दिल्ली में भी स्टॉक एक्सचेंज आपको मिल जाएगा, शायद आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो याद रखना। ये सवाल रीजनिंग में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे पूछा गया रीजनिंग में ये क्वेश्चन। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब गुजरात है। गुजरात में मैं 3-4 दिन से पढ़ा रहा हूँ वो नेशनल पार्क वाला सवाल, तो वो जो गागा नेशनल पार्क था वो यही मौजूद है। याद रखना, अगर एक सवाल बार बार बोल रहा हूँ तो पूरे चांसेस बन सकते हैं कि गागा नेशनल पार्क वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी, ये तो बिल्कुल मजाक वाली बात हो गई, चलिए आगे जोड़ने की कोशिश करते हैं इसे। इंटरनेशनल एजेंसी IEA बेस्ड, ये जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर है, ये दुनिया में कहां पर मौजूद है। एक सवाल आपसे और पूछूंगा सर, आपको याद, प्रधानमंत्री जी के बारे में आप जानते ही हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में, भारत में जो ऊर्जा मंत्रालय है वो कौन संभालता है, एनर्जी मिनिस्ट्री कौन संभालता है भारत में, भारत में ऊर्जा मंत्रालय कौन संभालता है, एनर्जी मिनिस्ट्री कौन संभालता है भारत में। एक सवाल तो आपसे ये हो गया। चलिए एक वही वाला सवाल पूछ लेते हैं जो बहुत घिसपिट गया, आप तो वही वाला सवाल, 6 अगस्त और 9 अगस्त, तो आप सभी लोग जानते हैं 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे, 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे। नागासाकी में प्लान नहीं था फेंकने का प्लान था ओसाका पे। नागासाकी पे फेंकने का प्लान नहीं था, प्लान था फेंकने का ओसाका पे। ओसाका पे छाई हुई थी बादलों की धुंध, इसलिए दूसरा टारगेट कौन सा था, नागासाकी। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो कौन बैठे हुए थे, रूजवेल्ट। अमेरिका कौन संभाल रहा था, राष्ट्रपति कौन था, रूजवेल्ट। बॉम्ब फेंकने का आदेश किसने दिया, हेनरी ट्रूमैन ने। ये सभी याद रखना, सभी सवाल बनते हैं एग्जाम में, और से डायरेक्ट पूछ जाएगा 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ प्रथम, तो बताइए अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो रूजवेल्ट थे, जिसने बम फेंकवाया। अब खुद देखिए, फैटमैन लिटिल बॉय कितना पढ़ लिया हमने। अब वो बोलेगा आपसे कि भाई जिसने बम फेंकने का आदेश दिया, परमाणु बम, एटम बम, उसका नाम क्या था उस राष्ट्रपति का, तो हेनरी ट्रूमैन। ये 2 सवाल भी आपको याद होंगे। अब थोड़ा सा मुश्किल पूछता हूं, जिस फाइटर प्लेन से ड्रॉप किए गए थे बॉम्ब, उसका नाम क्या था, जिसपे हिरोशिमा पे ड्रॉप किया गया था उसका नाम क्या था, और जिससे नागासाकी पे ड्रॉप किया गया था उसका नाम क्या था। अपनी तरफ से नहीं पूछ रहा हूँ, सीजीएल में पूछे गए दोनों, सीजीएल में पूछे गए सवाल है भाई। अगर तुम सही वाले सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो, गलत वाले की कर रहे हो तो फिर नहीं पूछे। ठीक,
अगर सही वाले सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? गुजरात में मिलेगा आपको, ठीक। मेरे ख्याल से अहमदाबाद, गांधीनगर या अहमदाबाद में मिलेगा। दो जब सुषमा स्वराज जी जिंदा थी ना, तब मेरे ख्याल से उसका उद्घाटन किया गया था। 2016-17 के आसपास का सवाल है ये, 2016-17 के आसपास का। जब एलिफेंट बॉन्ड पढ़े होंगे आपने, मसाला बॉन्ड, शिवांगी जी आपके लिए बोल रहा हूँ, ये एलिफेंट बॉन्ड पढ़िए एक बार, मसाला बॉन्ड पढ़िए, बॉन्ड बोल रहा हूँ, बॉन्ड, एलिफेंट बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, तब आपको इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू समझ आएगी, ठीक। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है? इस सवाल का सही जवाब रहेगा पेरिस। किसकी राजधानी है? ये राजधानी है फ्रांस की, और हिटलर ये चाहता था कि भाई साहब इस पे कब्जा करना है एक बार। उसका ये टारगेट इसलिए था क्योंकि यहीं पर उसको ऐसा लगता था कि हमारी जो ज्यादा बेइज्जती हुई है प्रथम विश्व युद्ध में, वो यहाँ इन गलियों में हुई है हमारी ज्यादा बेइज्जती। जर्मन जो सिपाही थे उनकी बेइज्जती ज्यादा यहाँ हुई है, इसीलिए उसका टारगेट था कि जिस दिन फ्रांस जीत लेगा उस दिन वो मानेगा उसने जीत लिया युद्ध। ऐसा मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। मगर उसका बहुत बड़ा टारगेट था फ्रांस को जीतने का, और ऐसा उसके करके दिखाया। फ्रांस पर कब्जा तो कर लिया था मेरे ख्याल से, ये तो आपने पढ़ा होगा, सरेंडर करवा दिया था भाई साहब फ्रांस को। फ्रांस को फिर वो जो शक्तियां थी ना, वो जो मित्र देश थे, उन मित्र देशों ने आजाद करवाया था फ्रांस को, फ्रांस पे तो कब्जा कर लिया था, ठीक। और पेरिस की गलियों में घुमवा दिए थे उसने जर्मन के सैनिकों को। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की, आप सभी लोग जानते हैं। अब ओलंपिक के संदर्भ में कि 2024 वाला जो समर ओलंपिक करवाया जाएगा किस देश में करवाया जाएगा? फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्लियर? जबरदस्त ओलंपिक होगा, पूरी उम्मीद है। एक सवाल छोड़ दिया ये, एनागोला ढूंढ लाना, मिल जाएगा आसानी से इसका जवाब भी। चलिए जी, अगला सवाल। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में बेसिक है, तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है सालाना? विश्व जनसंख्या दिवस। ये तब मनाया जाता है जिसके एक दिन बाद मलाला यूसुफ डे मनाया जाता है। मलाला यूसुफ डे कब मनाते हैं? तो इसको भी बता दीजिए। मेरे ख्याल से मलाला यूसुफ डे का जो जन्म दिवस, जो पैदा हुई थी 1997 में पैदा हुई थी, और जो मलाला यूसुफ डे है वो 2014 से यूएन ने घोषणा करी थी बनाने की, 2013-14 से, और 2014 में ही मलाला यूसुफ और जो हमारे बचपन फाउंडेशन के फाउंडर हैं, बताइए, कैलाश सत्यार्थी साहब, उनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। क्लियर? चलिए जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ भाई, ज्यादा से ज्यादा जितना तुम्हें ज्ञान मिल सकता है एक ही क्लास में, वो सभी देने की कोशिश करता हूँ कि भाई जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ लो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सीजन में आपसे ये थोड़ी बोलेगा कि बताइए पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं। सर, हो सकता है मलाला यूसुफ पूछ जाए, हो सकता है अवार्ड कब मिला वो पूछ जाए, कब से यूएन ने घोषणा करी गई वो पूछ जाए, किसके साथ दिया गया वो पूछ जाए। तो एक ही क्वेश्चन को क्यों ना 20 लेवलों पे घुमा दिया जाए, ताकि कुछ तो पूछ जाए, ठीक। जीके का तो आप समझ रहे हैं हाल क्या है। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है 11 जुलाई, क्योंकि 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला यूसुफ डे, जिनके द्वारा किताब लिखी गई है वी आर डिस्प्लेस्ड। पढ़ के देखिए, अच्छी किताब है, वी आर डिस्प्लेस्ड। और भी किताबें लिखी गई है, मगर ये पूछी गई थी एग्जाम में, और मेरे ख्याल से 2019-20 में लिखी गई है किताब, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, चलिए, बढ़िया। अगला सवाल। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में कहां पर मौजूद है? पहले सवाल की शुरुआत भी एयरपोर्ट से करी थी, 11वां सवाल भी आपका एयरपोर्ट पर ही है। गोपीनाथ बरदोली एयरपोर्ट जो है वो कहां पर मौजूद है भारत में? फटाफट जवाब दीजिए। दो तरीके हैं पढ़ने के, एक तो है कि भाई सीधा सवाल लिखा टिक किया, वो भी मैं अपनाता हूँ कभी कभार, मगर जब समझाने की आवश्यकता होती है तो मैं समझाते हुए भी चलता हूँ। जी, मलाला की शादी हो गई है रिसेंटली, क्रिस्टोफर साहब, आपको पूरी खबर है सर। इस्लाम धर्म के माध्यम से शादी करी गई है, वो भी आपने देख लिया होगा शायद, वो भी कुछ, हाँ, क्योंकि न्यूज में था वो वाला टॉपिक भी, इसीलिए। चलिए, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में कहां पर मौजूद है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ मिलेगा एक बार बता देना। जो गुवाहाटी का हाई कोर्ट है ना, उसकी ज्यूरिसडिक्शन सबसे ज्यादा स्टेट्स में लगती है, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ है क्षेत्र अधिकार। जैसे अगर तुम एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो भाई साहब तुम एसआई की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा क्षेत्र अधिकार कितना है वो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा ही एक पुलिस स्टेशन होगा पूरे क्षेत्र में, कि पूरे क्षेत्र में 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में तुम ही एक बैठे हो एसआई बन के। तो कई सारे बैठे होंगे, कई सारे थाने होंगे, कई सारे थानों में कई सारे एसआई भी होंगे। अब तुम्हारा क्षेत्र अधिकार क्या है, वही उसकी बात कर रहा है कि बाउंड्री कहां तक लगती है। और बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जो भाई साहब जो दीवार है, तुम्हारे थाने की जो दीवार है उसके अंदर ही तुम्हारा क्षेत्र अधिकार है। उम्मीद करूंगा इससे ज्यादा अच्छा समझ आ गया होगा आपको कि क्षेत्र अधिकार क्या होता है। कई बार ऐसी बात बोलनी पड़ती है जिससे तुम्हें लंबे समय तक मार करे वो चीज, ठीक है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सर, सवाल का सही जवाब गुवाहाटी असम ही है।
ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर है, मगर असम का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम गुवाहाटी है, और उसमें क्या मौजूद है? हाई कोर्ट मौजूद है। ये भी याद रखना, इससे भी याद रहेंगी बहुत सारी चीजें। अगला सवाल लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इन विच स्टेट इज द गुरु घसीदास नेशनल पार्क सिचुएटेड? ये जो गुरु घसीदास राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत में कहां पर मौजूद है? ऑप्शन है हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। कहां पर मौजूद है? सर वो औरंगजेब वाला आपको किस्सा याद होगा कि औरंगजेब ने सिखों के एक गुरु थे जिनका सर कलम करवा दिया था, जिनकी याद में बनवाया गया शीशगंज गुरुद्वारा। आपने देखा ही होगा चांदनी चौक में, लाल किला के जस्ट सामने आपको एक गुरुद्वारा नजर आएगा जिसे हम जानते हैं शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से। एक तो बता दीजिए उन गुरु का नाम क्या था और वो कौन से नंबर के गुरु थे। दो सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे औरंगजेब से अगर आप चाहते हैं। इसके अलावा आपने वो वाली कहानी भी पढ़ी होगी कि भाई औरंगजेब का जहाज जिसमें लाखों, मतलब बहुत सारा सोना था भाई, बहुत ही सारा सोना था, मेरे ख्याल से 300 किलो के आसपास सोना था। और एक हैंनरी करके एक लुटेरा था, समुद्री लुटेरा था, समुद्री लुटेरा आपने देखी होगी मूवी भी, ठीक है। तो वैसा लुटेरा था, उसने लूट लिया जहाज, और इसके चलते मुंबई में जितने ब्रिटिशर्स मौजूद थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, सबको बंदी बनवा लिया था औरंगजेब ने। उसके बाद उस लुटेरे को पकड़ कर लाया गया उन ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो बचे कुचे थे उनके द्वारा पकड़ के लाया गया, पेश किया गया उनके सामने कि भाई हमने ना लूटा, तेरा जहाज इसने लूटा, इसको पकड़, हमें क्यों पकड़ रखा है, ठीक। तो ये कहानियां बहुत लंबे समय तक मार करेंगी, बहुत लंबे समय तक आपको चीजें याद रहेंगी इससे। चलिए, गुरु तेग बहादुर 9वें मिल जाएंगे आपको, बढ़िया जी। 9वें सिख गुरु मिलेंगे। सवाल बना है, कई बार बना है एग्जाम में। सवाल का सही जवाब छत्तीसगढ़ है, बहुत बढ़िया। एक सवाल और टैकल हो गया, सवाल का सही जवाब छत्तीसगढ़ है। द ग्लास जॉट टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट? मेरे ख्याल से आपने पहले सुना होगा, नहीं सुना तो आज देखिए। कांच के जबड़े की शब्दावली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वो पेपर वाला भी याद रखना भाई साहब, पेपर वाला भी इंपॉर्टेंट था जिसमें बॉक्सिंग लगा रहे थे, ठीक है, और जिसमें हॉर्स राइडिंग निकला था वो। सवाल यहाँ पर यह है, जो ग्लास जॉ टर्मिनोलॉजी है इसका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन है टेनिस, चेस, शूटिंग या फिर बॉक्सिंग। चलिए जी, हाँ जी बता दिया आपने, गुरु तेग बहादुर 9वें मिलेंगे आपको। ये पढ़ा रखा है क्रिस्टोफर साहब, पूरा औरंगजेब पढ़ा रखा है, आप सर्च कीजिएगा मेरे नाम से आपको क्लास मिल जाएगी। या फिर मेरा एक चैनल हुआ करता था, अन अकेडमी का ही हुआ करता था भाई, प्लेइंग विद जीके के नाम से, वहां आपको ये हिस्ट्री वाली क्लासेस मिल जाएंगी। द ग्लास जॉ टर्मिनोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्या बॉक्सिंग में कोई मेडल मिला था इस बार ओलंपिक में? मिला था। कौन सा मिला था? ब्रॉन्ज मिला था या सिल्वर मिला था? फटाफट बताइए। नाम क्या था जीता था जिन्होंने, फीमेल थी या मेल था? इसको भी बता दीजिए, कितनी कैटेगरी थी? 64 से लेके 69। आज ही दिन में पढ़ा है, फटाफट बताइए। नाम भी बता देना भाई, क्या था? सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग में भारत को इस बार ओलंपिक में एक मेडल मिला, वो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली जो महिला है उनका नाम है लोवलीना। कौन सा मेडल मिला ये आप बता दीजिए। कितनी कैटेगरी में जीता? 64 से लेकर 69 केजी कैटेगरी में वो पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जो 4-5 फैक्ट्स बनते हैं वो मैंने समझा दीजिए, बाकी लोवलीना जी। मीराबाई चानू को मिला भरोतालन में। सर भरोतालन ये होता है, भरोतालन ये होता है साहब, भरोतालन में बॉक्सिंग नीचे हो रही होती है, ठीक, मतलब वेट उठा रहे होते हैं, वेट लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, बॉक्सिंग ये होती है साहब, बॉक्सिंग ये होती है, ठीक, याद रखिएगा क्रिस्टोफर जी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स हैज इट्स हेडक्वार्टर एट विच प्लेस? विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय किस स्थान पर मौजूद है? म्यूनिक जर्मनी में, कोलालमपुर मलेशिया में, मोनाको में या फिर ल्यूजियाना स्विट्जरलैंड में? चलिए जी, जी कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा सवाल मिस हो रहा है इसीलिए सर करवाता हूं मैं रिपीट ये चीजें। ये बॉक्सिंग में टिक करके आगे बढ़ सकते थे, मगर थोड़ा सा ओलंपिक जब रिवाइज हो रहा है तो कर लेना उसको भी रिवाइज। चलिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है? म्यूनिक जर्मनी में, कोलालमपुर मलेशिया में, मोनाको में या फिर ल्यूजियाना स्विट्जरलैंड में? सवाल का सही जवाब सर मोनाको है, ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का सही जवाब, मोनाको है इस सवाल का सही जवाब। इसमें वैसे तो आप पढ़ सकते हो नाडा और वाडा के बारे में, मगर उस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा का हेडक्वार्टर कहां पर है ये बता दीजिए। चलिए, इसको यहाँ पढ़ सकते हैं क्योंकि एथलेटिक्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो नाडा वाडा बनता है। नाडा इंडिया की बात है, वाडा वर्ल्ड की बात है, ठीक। अगला सवाल, 49 पैदल लाइन, देखिए कितना जबरदस्त मिश्रण के साथ सवाल लाया हूं। हर प्रकार का सवाल मिल रहा है, स्पोर्ट्स के भी मिल रहे हैं, हिस्ट्री भी मिल रही है, पॉलिटी भी मिल रही है, ज्योग्राफी भी मिल रही है भाई साहब, बांध भी पढ़ रहे हैं, रिवर भी पढ़ रहे हैं, और अब पढ़ रहे हैं हम ज्योग्राफी भी, आप बोल सकते हो स्टैटिक भी बोल सकते हो इसे। 49 पैदल लाइन इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज?
ये जो 49th समानांतर किन देशों के बीच सीमा रेखा है, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा रेखा है, क्या है उस सीमा रेखा का नाम बताना जरा जल्दी से। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, जल्दी बताइए। कितनी लंबी है, 4096.1 स्क्वायर किलोमीटर जितनी लंबी है। ठीक है, सबसे छोटी किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर जितनी लंबी है। अगर हम मरीन समुद्री सीमा की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच सबसे लंबी समुद्री सीमा आपको नजर आएगी। क्लियर, वो वाला सवाल नहीं है ये कि भारत में वो कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी समुद्री सीमा है, वो नहीं है वो वाला, वो गुजरात है। यहाँ बाउंड्री की बात कर रहे हैं देश के साथ। ठीक, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, गलत मत कर देना। दुनिया में सबसे लंबी जो सीमा है, बाउंड्री है, वो किन दो देशों के बीच में है, लैंड वाली बाउंड्री की बात कर रहा हूं जी। 3 बीघा जमीन आप बोल रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से बहुत कम चांसेस रहेंगे जो 3 बीघा या 2 बीघा जमीन ऑप्शन में देगा। ठीक, वो ऑप्शन में दे सकता है रेड क्लिफ लाइन। अगर रेड क्लिफ लाइन ही दे दे तो भाई यही टिक कर देना, अगर वो या 2 बीघा या 3 बीघा जमीन दे दे ऑप्शन में तो उसे टिक कर देना। ठीक है, त्रिपुरा के साथ जो बांग्लादेश बाउंड्री बनाता है उसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। वो अलग सवाल है कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो सीमा बनती है उसका नाम क्या है, उसका नाम 0 डिग्री लाइन है। और अगर भारत और बांग्लादेश की बात करें तो रेड क्लिफ लाइन को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947 को पूर्व पाकिस्तान, और भाई साहब पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान बनाया, मतलब उनकी सीमाओं को बनाया, वो नाम दिया गया। तो जिसने उन सीमाओं को डिवाइड किया था उसका नाम था रेड क्लिफ, उसी के नाम पे सीमाओं का नाम पड़ गया रेड क्लिफ लाइन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी रेड क्लिफ लाइन पड़ेगी और यहाँ भारत और बांग्लादेश के बीच में भी पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश पहले आप सभी लोग जानते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान ही तो था, इसीलिए। मगर पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के बाद 2 बीघा जमीन आप बोल सकते हो, 3 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन ऐसा है, या फिर 0 डिग्री लाइन त्रिपुरा के साथ। मगर ऑप्शन में रेड क्लिफ लाइन हो तो वही टिक करना। सारे फैक्ट समझा दिए। दुनिया की सबसे बड़ी जो सीमा आपको मिल जाएगी ना, लैंड बॉर्डर जो मिल जाएगी, वो यूएस और कनाडा के बीच में मिलेगी। 8000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा आपको मिल जाएगी। ठीक, चलिए जी अगला सवाल देखते हैं। तिराना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तिराना किस देश की राजधानी है। मालवाई की, अल्बानिया की, क्रोएशिया की, या फिर आयरलैंड की। तिराना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, क्रोएशिया की तो नहीं रहेगी भाई, क्रोएशिया की ज़ाग्रेब रहेगी। क्रोएशिया वही कंट्री है जो 2018 में जब रशिया में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो फ्रांस के सामने हारी थी ना जो टीम फाइनल में, वो क्रोएशिया थी। क्रोएशिया की आबादी केवल 50 लाख के आसपास है, फिर भी फाइनल में पहुंच गई थी। तो ये भी मुद्दा है भाई एक, ये भी याद रखना। यूपीएससी के लिए बिगनर्स कौन सी बुक फॉलो करें। सर पहले आप किसी भी बुक को फॉलो कीजिए, मगर मेरे से आप पूछोगे ना लिटरली कि आप यूपीएससी के लिए क्या करें, तो सर यूपीएससी का ना मुझे तो नहीं लगता कि मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप उसको उठा लीजिए, लक्ष्मीकांत उठा लीजिए काम चल जाएगा, या हिस्ट्री के लिए आप उसको उठा लीजिए तो काम चल जाएगा। मेरे को आपको बस इतना कहूँगा कि पहले आप हैबिट बनाइए पढ़ने की, एक बार हैबिट बनाइए पढ़ने की। जैसे किसी भी किताब को आप उठा लीजिए जो आपको पसंद है पढ़ने में सब्जेक्ट, मान लीजिए आपको हिस्ट्री पढ़ना पसंद है तो आप हिस्ट्री की किसी भी किताब को उठा लीजिए सर, थ्योरी वाली। आप एनसीईआरटी को उठा लीजिए जो हर कोई प्रेफर करता है। आप 7th क्लास की, 8th क्लास की, 9th क्लास की एनसीईआरटी को उठा लीजिए। पहले पढ़ने की हैबिट बनाइए कि मेरी हैबिट बन पा रही है। जिस दिन आपको ये लग जाए ना कि यार मैं 8 9 10 12 घंटे परफेक्टली पढ़ रहा हूँ, मजा आ रहा है, जीवन में ऊर्जा मिल रही है पढ़ के, उस दिन आप मुझसे पूछना है कि सर कौन सी किताब उठाएं, तो मैं आपको सारी किताबों के नाम एक साथ भेज दूंगा लिखकर कि इस एग्जाम में, मतलब इसमें आपको ये बेनिफिट देगी, इसमें आपको ये बेनिफिट देगी, इस क्लास टीचर के नोट्स आपको बेनिफिट देंगे, एक एक चीज आपको बता दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। मगर पहले आप हैबिट बनाइए किताब को पढ़ने की। उसके बाद सवाल का सही जवाब बताइए भाई, तिराना किस देश की राजधानी है। उफ, ये तिराना आपको करेंसी जो कंट्री है, तिराना की राजधानी किसकी राजधानी है, तो अल्बेनिया की राजधानी है तिराना, याद रखना। ठीक ठाक सवाल है, न्यूज में था इसीलिए उठा लाया तिराना। ठीक है, और अल्बेनियन लेक आपको मिल जाएगा यहाँ की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। वही भाई साहब वो दलदली भूमि की बात कर रहा है, ये वो रामसर समझौता आपने पढ़ा होगा, 1971 रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ा होगा। चलिए सुंदरबन आपको पढ़ाया था, वो भी आपको याद होगा, वेस्ट बंगाल वाला। ठीक, अब सवाल यहाँ पर ये है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते कब है। फरवरी 2 को मनाते हैं, 12 दिसंबर को मनाते हैं, 2 नवंबर 22 नवंबर को मनाते हैं, या फिर 30 सितंबर को मनाते हैं, कब मनाते हैं ये वाला दिवस। चलिए, क्रोएशिया फेमस फॉर नवाक जोकोविच, पक्का क्रोएशिया के हैं नवाक जोकोविच, सर्बिया के नहीं है। वैसे ही पूछ रहा हूँ क्रिस्टोफर जी, मतलब भारी मन से पूछ रहा हूँ। ठीक,
चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? वेटलैंड्स के संबंध में सवाल है ये। सवाल का सही जवाब रहेगा 2 फरवरी। बहुत बेसिक सवाल है, आप इजीली टिक कर देंगे। ठीक है, रामसर साइट्स अगर आप बोलेंगे तो मैं एक साथ पढ़ा दूंगा, सारी की सारी लाके पढ़ा दूंगा एक ही क्लास में, कि सारी की सारी रामसर साइट्स आपकी हो जाए। नेशनल पार्क मैंने पढ़ा दिए, 40 के आसपास पढ़ा दिए, एक क्लास और करूंगा। अब किसी और टॉपिक को लेकर आऊंगा। अगला सवाल, माधवराव सिंधिया, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस मिल जाएगा, 1970 प्रीवी पर्स का केस था। उसके बारे में भी समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। ठीक, सवाल आपकी स्क्रीन पर है। माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड इज बेस्ड इन विच स्टेट? ये जो माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड है ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु। देखिए, इसको जवाब दीजिए, मैं आपको सवाल समझाता हूँ अलग से क्या पढ़ सकते हैं। भारत आजाद हो गया, भारत आजाद हुआ सर बहुत सारी शर्तों पर। ये भारत के अंदर ही बहुत सारे राज्य थे। राज्य कैसे? जिनमें राजा राज कर रहे हैं। तो राजाओं को आपको कुछ ना कुछ तो भाई साहब लालच देना पड़ेगा कि आप ऐसा कीजिए, हमारे राज में ही राज कीजिए और हम आपको इतना पैसा देंगे महीने का। तो इन शर्तों पर बहुत सारे राजाओं ने हामी भरी, और वो जो शर्त थी सर ऐसी थी कि भाई लाखों लाख रुपया दिया जाता था महीने का। लाख से लेकर करोड़ आप मान सकते हो, डेफिनेटली मान सकते हो। तो जिस राजा की जितनी बड़ी रियासत थी उसको इतना पैसा दिया जाता था पेंशन के रूप में। अब इंदिरा गांधी जी को ये बात खली, 1969 की बात है, जब इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इंदिरा गांधी जी को ये बात खली कि यार ये तो गलत है। इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने उठा के प्रीवी पर्स को कर दिया भाई साहब समाप्त। प्रीवी पर्स क्या है वो आपने समझ लिया, कि जो राजाओं को दिया जाने वाली पेंशन थी, मुआवजा आप बोल सकते हो, वो हुआ था प्रीवी पर्स। इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। मेरे ख्याल से भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 366 के पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपको प्रीवी पर्स की परिभाषा भी मिल जाएगी। जितना मेरी मेमोरी शार्प है उस आधार पर बता रहा हूँ। अब ये माधवराव सिंधिया, अभी जो ज्योतिराव सिंधिया है, उनके पिताजी, केस गया सर सुप्रीम कोर्ट में गया था केस सीधा, क्योंकि फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 19 से भी संबंध था प्रीवी पर्स का। अब केस गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट दिया डिसीजन। अब आपको लग रहा होगा यार इतनी बड़ी राजनेता थी, इतनी बड़ी इतनी शक्तिशाली महिला, उनके अगेंस्ट में कैसे दिया जा सकता था जजमेंट? सर जब ये जजमेंट दिया गया था, इंदिरा गांधी उस समय इतनी बड़ी नेता नहीं हुई थी। इंदिरा गांधी को कुछ समय पहले ही चाबी वाली गुड़िया कहकर भी पुकारा गया था। बहुत सारे विरोध हो रहे थे, 1969 में केस ऑलरेडी हार चुकी थी। जो डिसीजन दिया गया था ना बैंकों के राष्ट्रीयकरण का, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का, वो कोर्ट में चैलेंज हुआ था रुस्तम कवाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पर, जिसमें इंदिरा गांधी के अगेंस्ट दिया गया था फैसला। इंदिरा गांधी ने इस हार को भी बर्दाश्त किया, 1970 वाली हार को भी बर्दाश्त किया। माधवराव सिंधिया जीत गए। उसके बाद माधवराव सिंधिया और जितने रियासतों के राजा थे सब चुनाव लड़ेंगे इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में, मगर इंदिरा गांधी की जबरदस्त तरीके से जीत होगी 1971 में। उसके बाद भाई साहब खेला होगा, खेल शुरू होगा। उसके बाद इंदिरा गांधी जी को जितनी हारें मिली थी ना सब बदल देगी। इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स में लिखी हुई आर्टिकल नंबर 366 के भाग 2 में जो परिभाषा लिखी थी उस परिभाषा को बदल देंगी संविधान संशोधन करवाकर, और इस प्रकार से खत्म कर देंगी प्रीवी पर्स को। अमेंडमेंट के माध्यम से खत्म हुआ था। किसी दिन सारे अमेंडमेंट एक साथ पढ़ा दूंगा इंदिरा गांधी जी वाले। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? मेरे ख्याल से आप इजीली दे पाएंगे जवाब, तो जो भी बच्चा इस राज्य से बिलोंग करता होगा दे देगा। ठीक है, माधवराव सिंधिया भाई साहब ऑप्शन में नहीं है, मध्य प्रदेश, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। सवाल का सही जवाब गुजरात, और गुजरात में राजकोट। क्लियर? ठीक, चल गया काम। हाँ क्रिस्टोफर जी थोड़ा सा ध्यान से खेलिए। अगला सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल? बहुत बेसिक जवाब है, जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए भाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है, जहां से अंग्रेज आए थे? बहुत बेसिक सवाल है। बहुत बेसिक सवाल है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, काम चल जाएगा आराम से। देखिए कुछ भी बदलना आसान नहीं होता, किसी की चीज को बदलने के लिए कुछ कड़े कदम लेने पड़ते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते। बहुत बेसिक सवाल है ये तो। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? सर लंदन में मौजूद है। लंदन यूके यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर। जो लोगों के हक के लिए काम करते हैं, जैसे आपसे बात करें कि भाई 8 घंटे ही आपको काम करना है, आपको पता होगा, जब मान लीजिए कोई 20 घंटे काम करवा रहा है तो ये उसके लिए आवाज उठाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप इसे याद कर सकते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरोई डैम भारत में कहां पर मौजूद है? सवाल यह है, धरोई बांध भारत में कहां पर मौजूद है? निम्नलिखित में से किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा या फिर मध्य प्रदेश? चलिए जवाब दीजिए। उम्मीद करूंगा सर एक ही चीज में, मतलब एक ही क्लास में आप बहुत कुछ सीख पाते होंगे। ठीक, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ भाई, जितना ज्ञान तुम्हें दिया जा सकता है
सारा देने की, ताकि आने वाले टाइम में आप और अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ और अच्छे से तैयारी कर पाओ। जैसे माधवराव सिंधिया वाला जो केस रहेगा उसमें आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ मिलेगा, अमेंडमेंट मिलेंगे, इंदिरा गांधी जी मिलेंगी वहाँ आपको पढ़ने के लिए पूरी की पूरी, कैसी पर्सनैलिटी थी उनकी, क्या उनके दिमाग में चल रहा था। ठीक, चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है। धरोई डैम भारत में कहाँ पर मौजूद है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर मध्य प्रदेश। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, जवाब दे भी दिया बहुत सारे विद्यार्थियों ने। नाम से तो एमपी है ना, एमपी में आपको मिल जाएगी वो जिवाजी यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिवाजी जो यूनिवर्सिटी है वो सिंधिया वाली है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सर? सवाल का सही जवाब रहेगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का भी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अंशु मलिक was in a news recently. She is associated with which game? भारतीय खिलाड़ी अंशु मलिक हाल ही में चर्चा में थी, वह किस खेल से जुड़ी हुई है? सवाल यहाँ पर यह है, वह किस खेल से जुड़ी हुई है? जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से भाई। अंशु मलिक हाल ही में, मतलब हाल का मतलब है सर कि कुछ महीनों में ये न्यूज में रही है। सवाल यहाँ पर यह है कि किस खेल से संबंधित है अंशु मलिक? सवाल यहाँ पर यह है। चलिए, गुजरात भी हो सकता है। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स रिलेटेड टू अंशु मलिक? निम्नलिखित में से किस खेल से अंशु मलिक जी संबंधित हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, रेसलिंग, बैडमिंटन, स्प्रिंटिंग या फिर क्रिकेट। अब वही वाला सवाल को एक बार रिपीट कर लीजिए। मेरा भाई चानू के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, 202 केजी के आसपास टोटल मिलाकर वेट उठाया था, मेडल कौन सा जीता था? सिल्वर। तो मीरा बाई चानू जो कौन सा खेल खेलती है ना, जो खेल खेलती है वही कौन खेलती है, वही कौन खेलेंगे? तो अंशु मलिक भी आपको वही खेलते हुए नजर आएंगे। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सर? सवाल का सही जवाब रहेगा यहाँ पर रेसलिंग, ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही जवाब। रेसलिंग इस सवाल का सही जवाब है। और अगर हम बात करें कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में, जो 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में जिन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो उनका संबंध भी रेसलिंग से ही था, भरोतालन से ही था। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सिडनी ओलंपिक में। ये सवाल भी कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। सवाल का सही जवाब क्या है? रेसलिंग। इसके अलावा नहीं, इस सवाल का सही जवाब रेसलिंग है। उस सवाल का सही जवाब भरोतालन था, वेट लिफ्टिंग था। मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। तो जो अपनी मीराबाई चानू जी हैं उन्होंने जीता था वेट लिफ्टिंग में, मैं रेसलिंग थोड़ा शायद गलत बोल गया। तो वेट लिफ्टिंग में जीता था उन्होंने। और अगर हम बात करें कर्णम मल्लेश्वरी जी की, तो उन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में जीता था, भरोतालन में जीता था। हिंदी में भरोतालन ही बोल रहा हूँ, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे। ठीक, तो इस सवाल का सही जवाब रेसलिंग है। उन सवालों का सही जवाब वेट लिफ्टिंग था। 202 किलो भी मैंने वेट बोला साथ साथ। ठीक, अगला सवाल, अंशी नेशनल पार्क भारत में कहां पर मौजूद है? पढ़ाया है 2 दिन पहले ये। अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां पर मौजूद है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर असम। अंशी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, अंशी नेशनल पार्क भारत में कहां पर मौजूद है? ये इस राज्य की भी भाई बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए। जैसे यहाँ के सीएम मिलेंगे। आप सभी लोगों को याद होगा कि यहाँ के सीएम को लेकर भी बहुत सारे भेद बोल रहे थे, मतभेद। पहले एक भारतीय जनता पार्टी के सीएम थे, उन्होंने शपथ ले ली। उसके बाद एक ही दिन बाद, मेरे ख्याल से पता नहीं 50 घंटे के आसपास या 52 घंटे के आसपास ही उनको रिजाइन देना पड़ा, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। ठीक है, उसके बाद दूसरे जिसने शपथ ली वो कांग्रेस के सपोर्ट से शपथ ली। वो भी मेरे ख्याल से 1 साल 2.5 साल के आसपास या 1.5 साल के आसपास काम किया। उसके बाद फिर उनके पास से बहुमत खिंच गया। फिर बीजेपी वाले जिन्होंने पहले शपथ ली थी वो दोबारा आ गए। अब उसके बाद उनको भी कार्यकाल उनका समाप्त करके अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उनका नाम बोमाई है। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब कर्नाटका है। कर्नाटका की राजधानी आपको बेंगलुरु मिल जाएगी। अगर साउथ के सबसे बड़े राज्य की तरफ हम देखें, ठीक है, दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य की तरफ हम देखें, तो सवाल का सही जवाब कर्नाटका रहेगा। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कर्नाटका के रूप में ही आपको नजर आएगा। ऑप्शन नंबर ए है इस येदुरप्पा। बहुत बढ़िया। ठीक, वाई वी येदुरप्पा, दूसरी बार हुआ था उनके साथ ऐसा। एक बार पहले भी वो रखा था उनका, पहले भी एक रिकॉर्ड था 56 घंटे के आसपास। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी लोकेटेड? ये यूरोपियन अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का मुख्यालय कहां पर मौजूद है? लंदन में, रोम में, पेरिस में या फिर मैड्रिड में? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैसे हमारा है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में, जिसके मौजूदा आपको अध्यक्ष मिल जाएंगे के सिवान। के सिवान साहब वही हैं जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे अब्दुल कलाम साहब। ठीक,
तो उसी प्रकार से आपको नासा मिल जाएगा, ठीक है, और उसी प्रकार से आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी नजर आ रहा है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, सवाल यहां पर ये है। चलिए चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? उम्मीद करूंगा इतना सब समझाने के बाद समझ आ गया होगा। सवाल का सही जवाब पेरिस है। पेरिस कहाँ मिलेगा? तो पेरिस आपको फ्रांस में मिल जाएगा। फ्रांस में आपको एम्यूल मैक्रोन मिल जाएंगे। और फ्रांसीसी क्रांति अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत जबरदस्त मिलेगी। अगर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करें कि भाई फ्रांस से क्या उधार लिया गया, तो सर फ्रांस से उधार लिया गया फायर। फायर सर शॉर्ट फॉर्म है, फायर शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये हो जाएगा फ्रेटर्निटी, ये हो जाएगा सर लिबर्टी, ये हो जाएगा रिपब्लिक, और ये हो जाएगा इक्वालिटी। दोबारा सुन लीजिए, फ्रेटर्निटी हो जाएगा, आई लिखा है ना, मगर आई को मैं लिबर्टी मान रहा हूं, ठीक है। लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो रही है यहाँ पर, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे की बात हो रही है, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र की बात हो रही है, इक्वालिटी मतलब बराबरी की बात हो रही है। ये सभी चीजें आपको फ्रांस के संविधान से कहीं ना कहीं बोरो करते हुए नजर आएंगे हम, और प्रियम्बल में आपको ये वर्ड्स भी नजर आ जाएंगे। अगला सवाल, द आर विलियम जॉन कप इज एसोसिएटेड विद विच टूर्नामेंट? ये जो आर विलियम जॉन कप है ना, उसका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? दिन में आपको पढ़ाया था वो वक्का टूर्नामेंट। पहले तो वक्का टूर्नामेंट की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। ये जो वक्का टूर्नामेंट या फिर वाका टूर्नामेंट है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म बताइए। ये जो वाका टूर्नामेंट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, जल्दी से। वाका टूर्नामेंट की फुल फॉर्म भी क्या रहेगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। और भाई क्लास को लाइक वाइक कर दिया करो यार, शेयर वेयर भी कर दिया करो। और बताओ और क्या पढ़ना चाहते हो? जो बोलोगे ना भाई वो हम पढ़ा देंगे आपको अच्छे से, सक्षम है। ईश्वर ने थोड़ा बहुत ज्ञान तो दे ही दिया है, बाकी इच्छे इच्छू जो है तो पढ़ा पढ़ा के ही खुल गए हैं। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन? ये वाला भी याद होगा आपको, अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहा हूँ सर ये। और वो अब्दुल कलाम साहब मतलब अबुल कलाम साहब जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके नाम के ऊपर एक ट्रॉफी होती है, वो किससे संबंधित है? स्पोर्ट्स से संबंधित है, यूनिवर्सिटीज में खेली जाती है। मेरे ख्याल से इस बार जो हुई थी वो शायद पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीती थी, जितना मुझे अंदाजा है। याद रखना, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इस सवाल का सही जवाब बास्केटबॉल है। ऑप्शन नंबर डी है। रेलवे में पूछे जाने वाले अधिकतर ऐसे ही सवाल आपको मिलने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। इन सवालों के बहुत सारे चांसेस हैं कि आ ही जाएगा, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे, पूरे चांसेस हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। उस सवाल का सही जवाब आपने देख लिया, क्या था? बास्केटबॉल। द डेमोक्रेसी इंडेक्स इज कंपाइल्ड बाय, लोकतंत्र सूचांक किसके द्वारा बनाया जाता है? सवाल यहाँ पर ये है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब बनाएंगे भाई? एक सवाल ये भी बनता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाएंगे? इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन, इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में नजर आएगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? चलिए, लोकतांत्र सूचांक द्वारा संकलित किया गया, मतलब किसके द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स को बनाया जाता है? सवाल यहाँ पर यह है। और चार पांच सवाल और आपको समझा दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, आज दिन में ही पढ़ाया था ये वाला सवाल आपको, कि इसका संबंध स्पोर्ट्स से है। यूनिवर्सिटीज में जो खेले जाते हैं उनमें दिया जाता है ये वाला पुरस्कार। चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए। इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी इंडेक्स की रिपोर्ट, एक तारीख आपको याद होगी, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को सालाना क्या मनाते हैं? बोल दो, सचिन तेंदुलकर साहब का जन्म दिवस। इसी तारीख को तो पैदा हुए थे, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है अगर इतिहास में पढ़ोगे तो। जैसे 24 अप्रैल 1993, 1993, एक बहुत बड़ी घटना घटी भारत के संविधान में। पंचायत जो तंत्र था उसको भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ दिया गया। 24 अप्रैल 1993 बोल रहा हूँ, 93 बोल रहा हूँ, 92 नहीं बोल रहा हूँ। 92 में केवल बिल रखा गया था, एक दिन में पास नहीं हो जाता बिल, समय लगता है, ठीक है। और बिल कौन सा था? बिल सर वो था जो 368 के माध्यम से पास करवाना था। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 368 के अधीन वो पास करवाना था, वो वाला बिल था। तो राज्यों से भी पास होता है, राज्य मतलब आधे राज्यों से पास करना जरूरी है, आधा प्लस एक, इतने राज्यों से पास होना जरूरी है। फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, तो राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को सिग्नेचर किए। सरकार किसकी थी? प्रधानमंत्री कौन थे इस समय पे? बताइए जरा जल्दी से। इस समय पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे भारत के, जिन्हें 18 भाषाओं का जानकार कहा जाता है, जिनके द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा का नाम था इनसाइडर? क्या नाम था उनका? बताइए एक बार।
इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता है, साथ साथ ये भी बता दीजिए मुझे। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाते हैं, बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं। बौद्धिक संपदा का अर्थ ये है कि कोई चीज तुमने ही बनाई है, उसको अपने नाम से पेटेंट करवा लिया, वो बौद्धिक संपदा रहेगी। सर स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन करवा दो, ठीक है सर करा दूंगा, पेपर आज से पहले कोशिश रहेगी सारे करवा दूंगा, बहुत सारी चीजें रिपीट करवा दूंगा। जुलाई नहीं हो सकता, अप्रैल लिखा है, मेरे ख्याल से 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे एक बार प्लीज रीचेक कर लीजिएगा। अगर मेरी सिक्स सेंस अच्छी है, नॉलेज थोड़ी सी भगवान ने ठीक ठाक दे रखी है, तो मुझे लग रहा है 24 नहीं 26 अप्रैल को मनाते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है, पहली बार सन 2011 के आसपास मनाया गया था। भारत का नेशनल पंचायत दिवस की बात कर रहा हूँ। अगला सवाल, ये अटन नवारियो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। ये जो अटन नवारियो है ये किस देश की राजधानी है। त्रिनिदाद एंड टोबागा की, रोमानिया की, मेडागास्कर की, या फिर तुवालू की। चलिए जवाब दीजिए, 8 सितंबर नहीं हो सकता। चलिए जी जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस देश की राजधानी है ये। सवाल का सही जवाब मेडागास्कर है, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। ये जो करथी है किस राज्य से संबंधित एक फोक डांस है। करा देता हूँ यार, ये भी 2-3 सवाल रह गए, करा ही देता हूँ तुम्हारे। करथी किस राज्य का डांस है, किस राज्य की डांस फॉर्म है। करथी इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। आपने वो सुना होगा डांस के गिद्दा, अगर आपने गिद्दा सुना है ना, भांगड़ा सुना है, तो सर करथी भी लगा दीजिए वहीं पे। सवाल का सही जवाब पंजाब है, ठीक है। सवाल का सही जवाब क्या है, करथी इज अ फोक डांस ऑफ पंजाब। ध्यान रखना, अच्छा सवाल है, बन सकता है, पूरे चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व। जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है उसी दिन मनाया जाता है, तो साधारण 19 अगस्त को मनाया जाता है, जिस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी, ठीक है। विश्व मानवतावादी दिवस मनाते हैं इसी दिन, और इसी दिन है विश्व फोटोग्राफी दिवस। सवाल का सही जवाब 19 अगस्त है, 19th ऑफ अगस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, इसको भाई साहब मेरे ख्याल से 3 बार और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरे ख्याल से एकमात्र यही मिलेगी जिसको 3 दिए गए हैं, बाकी को 1 या 2 दिए गए हैं, ठीक है। मगर मेरे ख्याल से 3 दिए गए हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी डे मेरे ख्याल से 8 मई को मनाएंगे, 8 ऑफ मई को। एक बार इसे भी रिचेक जरूर कर लीजिएगा भाई, मैं भी इंसान हूँ, कंप्यूटर तो नहीं हूँ। देखो मैं जी टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर बोलूँ तो कंप्यूटर तो नहीं हो, तो आप समझ सकते हो कि बहुत कुछ याद है, और फैक्ट्स याद करना मुश्किल है। कहानी बताओ कौन सी सुनानी है, एक था राजा एक था रानी, सारी कहानी सभी याद रहेंगी, मगर फैक्ट्स तो हल्का फुल्का हो जाता है कई बार, ठीक है। जैसे इसके पीछे की कहानी सुननी है, बताइए, अभी सुनाता हूँ कैसे ये एक संविधान की तरह काम करता है। क्या है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, पूरी सुना दूंगा, लगभग 20-25 मिनट के आसपास का काम है इसमें, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है, इसका हेडक्वार्टर आपको नजर आएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, क्लियर, ये देख लीजिए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम इज लोकेटेड इन कर्नाटका। कहां पर है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम कर्नाटका में मौजूद है। जी मेरी अच्छी है वैसे तो याददाश्त, मानता हूं मैं। अरे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, अच्छे से समझाऊंगा किसी दिन। वो विंग कमांडर अभिनंदन साहब का संबंध कहीं ना कहीं, मतलब उनको जो छोड़ा गया था वो रेड क्रॉस सोसाइटी का कहीं ना कहीं उसमें रोल था, क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द मेंबर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, दोनों ही कंट्रीज मेंबर हैं। जी सर एप्लीकेशन पे भी क्लास देते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही, ये जो वीडियो चल रही है ना इसके डिस्क्रिप्शन में ही मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का भी लिंक मिल जाएगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आराम से फॉलो कीजिए सर, क्लासेस रहती है वहाँ भी मेरी। चलिए एक लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा स्टेडियम मौजूद है। तो सवाल का सही जवाब है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम लोकेटेड इन कर्नाटका। सवाल का सही जवाब है चिन्ना स्वामी स्टेडियम। चलिए इतने बहुत है, 30 क्वेश्चंस मैंने आपको पूरे करवा दिए, वैसे 10 अभी और बचे हैं, एक्स्ट्रा लेकर आता हूँ हमेशा, कि कभी अगर और काम करने का दिल हुआ तो फिर तुम्हारे पूरे हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको ऐसा असंवेदनशील कंटेंट पढ़ा रहा है जिसके फैक्ट्स नहीं है, तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो और विन कर सकते हो प्राइजेस। साथ के साथ क्लास अगर अच्छी लगी है तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को दबा देना, पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और प्लीज क्लास को लाइक कर देना,
शेयर कर देना, याद से कर देना, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। 3 बजे तैयार रहना, कल वाईफाई स्टूडियोज पर क्लास रहेगी 3 बजे, वो भी डेली होती है, इसी ऊर्जा के साथ रहती है वो क्लास भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।